Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So this is the this is the third part of second chapter, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources, class 8 geography. So students, in yesterday we have discussed about water, how to conserve water, water degradation and water conservation methods. In today's video we will be discussing about natural vegetation and wildlife resources. So come and open page number 17. सम स्कूल चिल्ड्रंस, इस पूरी स्टोरी में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पैरा है इस पार्ट का, इस पार्ट में यही बताया हुआ है, एक स्टोरी के थ्रू बताया हुआ है कि प्लांट्स जो हैं वो हमें डे टू डे लाइफ की बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. मीन्स हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. हमें बैम्बू मिलता है, हमें सिल्क मीन्स जो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिसन्स बनती हैं प्लांट से. ठीक है, प्लांट्स जो हैं और ट्रीज़ जो हैं वो मेडिसन्स के बहुत यूज़ आते हैं. वुड मिलता है हमें उससे. तो यही बताया हुआ है इसमें. आगे पढ़ते हैं. इसमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर. अब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोसफेयर का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम बायोस्फेयर बोलते हैं. इन बायोस्फेयर में होता क्या, लिविंग बींग्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए. मींस प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं. सेम ऐसे ही ह्यूमंस भी जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. इसी सब को हम क्या कहते हैं, बायोस्फेयर कहते हैं. एंड दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, और जब हम लोग एक दूसरे को इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, प्लांट्स अपना खाना एनिमल से लेते हैं, एनिमल्स अपना खाना प्लांट से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, प्लांट सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं. तो इसी सब चीज़ों के सपोर्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है, दोनों ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं बहुत ही ज़्यादा. तो प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को. ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें जिसमें हम सांस लेते हैं. सॉयल प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल होती है. शेल्टर बेल्ट्स की तरह काम करते हैं. ऑल्सो दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. मीन्स अगर ऊपर की तरफ मिट्टी नहीं होगी, धरती नहीं होगी, तो हम अंडरग्राउंड में वाटर जो है वो सेव नहीं कर पाएंगे. गिव अस फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पेटाइल ऑयल देते हैं, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़. जिस नोटबुक पे, जिस बुक पे आप पढ़ते हैं, हमें वो पेपर भी किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल. अब वाइल्ड लाइफ में क्या चीज़ें आती हैं, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स, जो पानी के नीचे जो वाटर बॉडीज़ में जो एनिमल रहते हैं, फ़िश रहती हैं जैसे, और भी शार्क होती है, बहुत सारे एनिमल होते हैं जो वाटर बॉडी में होते हैं, उन्हें हम एक्वाटिक लाइफ कहते हैं. दे प्रोवाइड अस मिल्क. अब एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलती है, हाइड मिलता है, वूल मिलता है. इंसेक्ट से हमें क्या मिलता है, बी से हमें हनी मिलती है. हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम. प्लांट सबसे ज़्यादा हमें क्या करते हैं, फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन का काम करते हैं, फ्लावर्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. और दूसरी चीज़ क्या करते हैं, जो ये एनिमल्स होते हैं, डिकम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. मीन्स अगर कोई मीट वगैरह होता है या किसी भी एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसे ये डिकम्पोज करने में बहुत हेल्प करते हैं कि धरती के अंदर ही वो समा जाए और फिर उसका बाद में यूज़ होता है, कॉल बनता है उसका बाद में. द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल. अब जो बर्ड्स हैं वो किस पे फीड करते हैं, इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, अपना खाना इंसेक्ट से पूरा करते हैं और वो भी डिकम्पोजर्स की तरह बहुत अच्छा काम करते हैं. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock as a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. Vulture जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लेंजर माना जाता है इन्वायरमेंट का. मीन्स हमारे इन्वायरमेंट की सफाई करने में वल्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डेड लाइफ स्टॉक को ख़त्म करता है. जितने भी मरे हुए जानवर, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सबको वो क्या करता है, शो ऑफ करता है. मीन्स वहाँ से ख़त्म करता है और धरती में उनको दबाता है. उनका जो डेड में बॉडी, जो डेड मटेरियल होता है वो सब ख़त्म करवाता है वो.
सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटेग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम। अब चाहे एनिमल छोटा हो या बड़ा हो, इवन एक छोटी सी चींटी भी जो है वो बहुत काम की होती है, चाहे बड़ा एनिमल हो तो वो भी बहुत काम का है। सो हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाने के लिए इन एनिमल्स को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट्स और ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे ही प्लांट्स को इन एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये था हमारा वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्स। अब पढ़ते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो ट्रीज़ होते हैं या जो फॉरेस्ट की जो ग्रोथ है वो इस पे डिपेंड करती है। मेजर वेजिटेशन के टाइप्स कौन से हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। ये आपने 7th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, ये पार्ट आपने इसमें। द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। अब जो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े और घने पेड़ उग जाते हैं। फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। पानी के जो एरियाज़ हैं, मीन जो फॉरेस्ट के जो एरियाज़ हैं वो पानी वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड द डेंसिटी रिड्यूसेस। लेकिन वहाँ पे अगर मॉइस्चर जो है वो कम हो जाएगा तो ट्रीज़ का जो साइज़ है और उनकी जो डेंसिटी है, जो गहरापन है, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा फॉरेस्ट में मॉइस्चर होगा, पानी होगा, उतने ज़्यादा पेड़ जो हैं वो अच्छे और घने होंगे। इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जिन रीजन्स में बहुत कम पानी होता है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, वहाँ पे पेड़ किस साइज़ के मिलेंगे आपको? छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे और घास जो है वो उग जाएगी, यानी कि ग्रासलैंड मिलेगा आपको वर्ल्ड में। उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? ग्रासलैंड। वहाँ पे क्या होगा? पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी। और जो बिल्कुल ही ड्राई रीजन है, जहाँ पे लो रेनफॉल होगी, जहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं होता, वहाँ पे आपको थॉर्नी स्क्रब्स ग्रो मिलेंगे, जहाँ पे वो जो आप हिंदी में जैसे हम आप उसको बोले तो झाड़ियाँ मिलेंगी आपको वहाँ पे। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स। ऐसे एरियाज़ में प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो डीप होती हैं। सूखे और बिल्कुल ऐसे पेड़ होते हैं जो किसी काम के नहीं होते। लीव्स जो हैं वो उनकी बिल्कुल सूखी होती हैं। थॉर्नी वैक्सी सरफेस होता है, जो क्योंकि मॉइस्चर वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, पानी नहीं होगा वहाँ पे, मॉइस्चर नहीं होगा, तो कैसे ग्रो करेंगे? और वो सूख जाएगा सारा एरिया बिल्कुल। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होती है? कोल्ड पोलर रीजन में होती है, जिसमें क्या होता है? मॉसेस और लिचन्स होते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। अब फॉरेस्ट को दो तरह से यहाँ पे बांटा गया है। क्या क्या नाम दिए गए हैं फॉरेस्ट को? एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। अब किस बेसिस पे इसको बांटा गया है? क्योंकि किस हिसाब से वो अपने पत्तों को उनके पत्ते किस हिसाब से झड़ते हैं, उस हिसाब से इन्हें नाम दिए गए हैं। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो अपने पत्ते उनके पत्ते यानी कि झड़ते नहीं हैं जल्दी से, ठीक है। हर सीज़न में वो घने रहते हैं, उनके पत्ते भी बने रहते हैं पेड़ों पर। लेकिन जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो अपनी जो लीव्स हैं यानी कि जो उनके पत्ते हैं वो एक पर्टिकुलर सीज़न में क्या कर देते हैं? झड़ जाते हैं उनके पत्ते। और वो क्या करते हैं? कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। और क्योंकि मॉइस्चर वहाँ पे कम हो जाता है तो उनका उसकी वजह से क्या होता है? पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। These forests are further classified as tropical और temperature based। अब आगे इनको फिर से डिवाइड किया गया है किसमें? फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल और टेम्परेचर बेस्ड में। उसमें क्या होता है? किस हिसाब से इनकी लोकेशन है और लैटिट्यूड क्या है। यू हैव लर्नड इन डिटेल्ड अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएटेड एनिमल लाइफ इन द प्रीवियस क्लास। 7th क्लास में एक चैप्टर में आपने सब पढ़ा हुआ है। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैट वर 2 centuries बैक। तो आज के टाइम में 2 सेंचुरी पहले जितने लोग थे उससे बहुत ही ज़्यादा, डबल ट्रिपल लोग हैं आज के टाइम में। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। इसीलिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड्स को भी पूरा करना है, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म किया जा रहा है। क्यों? ताकि लोग जो हैं वो अपनी क्रॉप्स को वहाँ पर उगा सकें, अपना एग्रीकल्चर कर सकें। अगर फॉरेस्ट होंगे, लोगों को एग्रीकल्चर के लिए ज़मीनें नहीं मिलेंगी तो वो अपना गुजारा नहीं कर पाएंगे, अपना खान पान का साधन नहीं कर पाएंगे। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। जो फॉरेस्ट का कवर है वर्ल्ड में वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। इसीलिए हमें इसको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है। तो कंजर्वेशन है जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।